हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज हम इस वीडियो के अंदर एनसीईआरटी के चैप्टर 4 के न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे 1 to 13 तक। ठीक है, तो बुक्स अपने पास हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना बुक्स ले आओ अपनी। फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें शुरू के 2-3 क्वेश्चन जस्ट रीड करने वाले हैं, कुछ रिजल्ट्स मिलते हैं अपने को। पढ़ देता हूँ, जल्दी हो जाएंगे आप जब करोगे तो। स्टेट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इफ इट इज ए स्केलर और ए वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी कौन सी थी? जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, एंड वेक्टर बोथ विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। कुछ टर्म्स आपने पढ़ रखी है, इसमें से कुछ नहीं पढ़ रखी, लेकिन जो पढ़ रखी है फर्स्ट वाले में तो ऑलमोस्ट पढ़ रखी है, आपको मालूम भी होना चाहिए। वॉल्यूम, मास, स्पीड, एक्सेलरेशन, डेंसिटी, नंबर ऑफ मोल्स, वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एक्सेट्रा। तो जो स्केलर है वो मालूम हो, जो वेक्टर्स है वो मालूम हो। उसमें वेक्टर कौन कौन सी आती है? एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी, ऑल आर वेक्टर्स, अदर्स रिमेनिंग आर स्केलर्स। सेकेंड क्वेश्चन भी ऐसा ही है, पिक आउट द 2 स्केलर क्वांटिटीज इन द फॉलोइंग लिस्ट। लिस्ट के अंदर 8-10 टर्म्स दे रखी हैं, आपको उनके अंदर से बतानी है स्केलर कौन सी है और वेक्टर्स कौन सी है। आपको सिर्फ स्केलर बतानी है। पिक आउट द 2 स्केलर क्वांटिटीज, तो वर्क एंड करंट, दीज 2 आर स्केलर क्वांटिटीज। थर्ड क्वेश्चन भी ऐसा ही है कुछ, पिक आउट द ओनली वेक्टर क्वांटिटी इन द फॉलोइंग लिस्ट। 8-10 फिजिकल क्वांटिटीज गिवन है, उसके अंदर सिर्फ एक ही ऐसी क्वांटिटी है जो वेक्टर है, तो आपको बतानी है कौन सी है वेक्टर। इम्पल्स, इन 3 क्वेश्चंस का ये भी फायदा मिलेगा अपने को, आपको स्केलर्स एंड वेक्टर्स के अंदर डिफरेंस, कौन सी टर्म स्केलर है कौन सी वेक्टर है, उनकी लिस्ट के अंदर ऐड करते जाना, याद होनी चाहिए सबके सब। फोर्थ क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका, इससे पूरा का पूरा करवाता हूँ मैं यहाँ। स्टेट विद रीजंस वेदर द फॉलोइंग एल्जेब्रिक ऑपरेशन विद स्केलर एंड वेक्टर्स फिजिकल क्वांटिटीज आर मीनिंगफुल। जैसे कि फर्स्ट पार्ट है इसका, एडिंग एनी 2 स्केलर्स। कहते हैं इज इट मीनिंगफुल और मीनिंगलेस? एडिंग एनी 2 स्केलर्स, क्या हम किन्हीं 2 स्केलर्स को ऐड कर सकते हैं? इज इट मीनिंगफुल और मीनिंगलेस? इट इज मीनिंगलेस। क्यों? एग्जाम्पल के लिए डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड भी स्केलर है, क्या इन दोनों को ऐड कर सकते हो आप? नहीं कर सकते। तो कोई भी 2 स्केलर क्वांटिटी उनको हम ऐड कर सकते हैं, दिस इज मीनिंगलेस। सेकेंड पार्ट, एडिंग ए स्केलर टू ए वेक्टर ऑफ द सेम डायमेंशन। कहते हैं एक स्केलर है और एक वेक्टर है, दोनों के डायमेंशन फॉर्मूले सेम है, उनको हम ऐड कर सकते हैं। इज इट मीनिंगफुल और मीनिंगलेस? एग्जाम्पल के लिए स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड इज स्केलर, वेलोसिटी इज वेक्टर। स्पीड इज स्केलर, वेलोसिटी इज वेक्टर। दोनों के डायमेंशन फॉर्मूले सेम होते हैं, दोनों के यूनिट सेम होते हैं, येट these 2 cannot be added or subtracted, तो this is also meaningless. थर्ड पार्ट, मल्टीप्लाइंग एनी वेक्टर बाय एनी स्केलर। यस, हम किसी भी वेक्टर को किसी भी स्केलर से, स्केलर नंबर से और स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं, सो इट इज मीनिंगफुल। डी पार्ट, मल्टीप्लाइंग एनी 2 स्केलर्स। यस, आप किन्हीं 2 फिजिकल क्वांटिटी को, उनके डायमेंशन फॉर्मूले डिफरेंट हो, यूनिट्स डिफरेंट हो या सेम हो, आप उनको डिवाइड भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, सो इट इज मीनिंगफुल। एडिंग एनी 2 वेक्टर्स, क्या आप किन्हीं 2 वेक्टर्स को ऐड कर सकते हो? अगेन मीनिंगलेस। हाउ? डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी बोथ आर वेक्टर्स बट दीज 2 कैनॉट बी एडेड। अगर आप 2 वेक्टर्स को ऐड कर रहे हो तो उनके डायमेंशन फॉर्मूले भी, यूनिट्स भी सेम होनी चाहिए। एफ पार्ट, एडिंग ए कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, कोई रह तो नहीं क्या बीच में? नहीं। एडिंग ए कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर टू द सेम वेक्टर, क्या हम किसी वेक्टर के कंपोनेंट को उसी वेक्टर के अंदर ऐड कर सकते हैं? एग्जाम्पल के लिए एफ फोर्स है, वेक्टर क्वांटिटी है, मैंने इसके 2 पार्ट किए, एक एफ कॉस थीटा और एक एफ साइन थीटा। तीनों की यूनिट सेम होंगी, तीनों के डायमेंशन फॉर्मूले सेम होंगे। हम 2 वेक्टर्स जिनकी यूनिट सेम हो, डायमेंशन फॉर्मूले सेम हो, ऐड कर सकते हैं ना। तो एफ के अंदर एफ कॉस थीटा को भी ऐड कर सकता हूँ, एफ के अंदर एफ साइन थीटा को भी ऐड कर सकता हूँ।
लेकिन ये मीनिंगफुल है या मीनिंगलेस है? जब हम एक वेक्टर के दो पार्ट्स करेंगे, एफ के दो पार्ट किए, एफ कोस थीटा एंड एफ साइन थीटा, आप ऐड तो कर सकते हो बट दैट विल बी मीनिंगलेस। व्हाई? क्योंकि वो तो खुद उसका कंपोनेंट है, तो ऐड क्यों करेंगे हम लोग? नेक्स्ट पार्ट, रीड ईच स्टेटमेंट बिलो केयरफुली एंड स्टेट विद रीजन इफ इट इज ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स बताने हैं। फर्स्ट, the magnitude of a vector is always a scalar. Magnitude of a vector is always a scalar. Yes, magnitude को तो बोलते हैं हम लोग स्केलर क्वांटिटी है वो। जैसे वेलोसिटी है, वेलोसिटी के पास वेक्टर क्वांटिटी है, दो चीजें होती हैं, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। जो मैग्नीट्यूड है दैट इज स्केलर, डायरेक्शन तो अलग होती है। सेकेंड पार्ट, ईच कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज ए स्केलर। अभी बोल रहा ना ऊपर वाले समय, एक वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे तो हमारे को दो वेक्टर्स मिलेंगे, स्केलर नहीं मिलते, तो दिस इज फॉल्स। सी पार्ट, द टोटल पाथ लेंथ इज ऑलवेज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल। क्या बोला? द टोटल पाथ लेंथ, जिसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। क्या डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर होती है? मैंने आपको एक रिलेशन भी दिया था, डिस्टेंस is greater than or equal to displacement। तो ऐसा कहीं नहीं लिखा कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हमेशा डिस्टेंस के बराबर होगा, सो इट इज फॉल्स। डी पार्ट, द एवरेज स्पीड ऑफ ए पार्टिकल defined as the total path length divided by the time taken to cover the path is either greater or equal to the magnitude of average velocity of the particle over the same time। ये जैसे distance is always greater than or equal to displacement, ऐसे लिख सकते हैं speed is always greater than or equal to velocity। तो यही बात तो बोल रहे हैं ये भी, it means this is true। E part, three vectors not lying in a plane can never add up to give a null vector। आपको जब मैंने बताया प्लेन वेक्टर, कोप्लानर वेक्टर, वहाँ एक रिजल्ट बताया था कि एक प्लेन के अंदर कम से कम अपने को दो वेक्टर्स चाहिए ताकि उनका रिजल्टेंट जीरो हो सके। इन्होंने कहा तीन वेक्टर्स हैं आपके पास, एक प्लेन में नहीं है, क्या उनसे कभी जीरो वेक्टर नल वेक्टर मिल सकता है? एक प्लेन में नहीं है, इसका मतलब मान लेते दो प्लेन में है, तो एक प्लेन में दो चाहिए तो दो प्लेन के अंदर चार चाहिए। तो इफ थ्री वेक्टर्स नॉट इन अ सेम प्लेन कैन नेवर गिव ए नल वेक्टर, इट इज ट्रू। ये फिफ्थ सम था आपका, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन दे वाले। सिक्स के अंदर चार आइडेंटिटी दे रखी है, आपको प्रूव करनी है। जैसे मैं फर्स्ट वाली प्रूव कर रहा हूँ, बाकी भी आप ऐसे ही करना। फर्स्ट वाली मैं कर रहा हूँ पूरी प्रूव। क्या कहते हैं इसके अंदर? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a प्लस बी इज ऑलवेज लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b। जैसे एक आईडी प्रूव कर रहा हूँ, ऐसी चारों करनी है आपको। इफ एंगल between vector A and vector B is 0, अगर A और B वेक्टर के अंदर एंगल जीरो का है, इट मीन्स दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो क्या होगा? A प्लस B इज इक्वल टू A प्लस B। 3 मीटर इसमें, 4 मीटर इसमें, रिजल्टेंट कितना आएगा? 7 मीटर इसमें। 3 प्लस 4 एंड 3 प्लस 4 7, दिस टू आर सेम। इफ एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B इज नॉट इक्वल टू 0, जब दो वेक्टर्स के अंदर एंगल जीरो का नहीं है, कुछ भी एंगल हो, वी विल यूज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। से ये दो वेक्टर थे मान लो, इनको लेके ट्रायंगल कंप्लीट करी मैंने, तो आर क्या आएगा इन दोनों का? रिजल्टेंट। आर क्या आएगा इन दोनों का? रिजल्टेंट। ट्रायंगल की आइडेंटिटी होती है कि ट्रायंगल की एक साइड
जो दूसरी दो साइड है उन दोनों के सम से हमेशा छोटी मिलती है। मैग्नीट्यूड ऑफ आर इन दिस ट्रायंगल आई कैन से मैग्नीट्यूड ऑफ आर is always less than magnitude of vector A plus magnitude of vector B. And what is R? R इन दोनों का रिजल्टेंट है। मैं ऐसे लिखता हूँ इसको, A plus B is always less than vector A plus vector B का मैग्नीट्यूड। So equation number 1 and equation number 2 from 1 and 2 from 1 and 2 क्या मिलेगा अपने को, दोनों कंपाइल करेंगे तो इसमें तो बोल रहे हैं ये इसके इक्वल है, यहाँ बोल रहे हैं ये इससे लेस है। दोनों कंपाइल करोगे तो लेस देन और इक्वल टू मिल जाएगा, क्योंकि एक बार एंगल 0 लिया हमने और एक बार एंगल अदर देन 0 लिया। तो आई कैन से मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ वेक्टर ए एंड बी इज लेस देन और इक्वल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। ऐसे सॉल्व करते हैं वाले पार्ट्स। दो प्लस वाले के ऊपर है, दो माइनस वाले के ऊपर है। माइनस वाले में वेक्टर बी नीचे की तरफ ले लेना, वो आपको सेम सॉल्व ऐसे ही करना है ट्रायंगल की थर्ड साइड वाला। 7th क्वेश्चन, गिव a प्लस b प्लस c प्लस d इज इक्वल टू 0। 4 वेक्टर गिवन है अपने पास, a b c एंड d। चारों का वेक्टर एडिशन किसके इक्वल गिवन है, 0 के। मैं लिखता हूं बोर्ड के ऊपर, कौन सा समय ये, 7। a प्लस b प्लस c प्लस d इज इक्वल टू 0। Which of the following statements are correct? बताना है कौन सी ठीक है कौन सी गलत है। इसका मतलब फर्स्ट, a b c and d must each be a null vector। कहते हैं अगर चारों 0 हैं तो ही अपने को 0 वेक्टर मिलेगा। नो, ऐसा कहीं नहीं लिखा। दो वेक्टर स्क्वायर करते हो, जैसे कि 4 आदमी हैं, फोर्स लगा रहे हैं, 2 इधर से लगा रहे हैं 2 उधर से लगा रहे हैं, बराबर वैल्यू के, तो चारों का सम कितना आ गया, 0। तो इट इज फॉल्स कि चारों 0 वेक्टर होंगे, ये गलत है। सेकंड पार्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस c इक्वल्स द मैग्नीट्यूड ऑफ b प्लस d। ये तो ठीक है बात। अगर मैं आपको ये बोलूं 5 प्लस 3 माइनस 1 माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ये तो ठीक है, नंबर जल्दी समझ में आते हैं, इसलिए मैंने एग्जांपल लिया। आप कोई भी दो नंबर उठा लो, कोई भी दो नंबर, जैसे 5 3 8, ये माइनस का है, ये दो लूंगा तो 5 एंड माइनस 1 4, माइनस 7 एंड 3 माइनस 4। कोई भी दो नंबर ले लो, 5 एंड माइनस 7 माइनस 2, 3 एंड 1 2। कोई भी दो सम लोगे, दूसरे दो का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। तो ऐसे यहाँ बोल रहे हैं a प्लस c का मैग्नीट्यूड b प्लस d के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। Yes, it is true. 8th question, the magnitude of A can never be greater than the sum of magnitude of B, C and D. अब देखो, एक अगर मैं लेता हूं तो क्या इसका मैग्नीट्यूड इन तीनों के मैग्नीट्यूड से ज्यादा हो सकता है? जोड़ के देखो कितना बनेगा, -7 -1 -8 प्लस 3 कितना बना, -5। जैसे यहाँ बोल रहे थे ना, कोई भी दो लो, दूसरे दो के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, ऐसे ही कोई भी एक लो, बाकी 3 के सम के बराबर आएगा मैग्नीट्यूड। और ये वाली गलत बात, क्या बोलते हैं इन्होंने, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैन नेवर बी ग्रेटर देन, इट इज ट्रू। डी पार्ट, बी प्लस सी मस्ट लाई इन ए प्लेन ए एंड डी इफ ए एंड डी आर नॉट कोलिनियर। अब देखो, ये दो वेक्टर निकाल ली मैंने 4 में से अलग। अब कहते हैं अगर C और D कोलिनियर नहीं है तो A और B उसी प्लेन में होंगे। एक क्वेश्चन हो रहा था अभी, एक प्लेन के अंदर कम से कम अपने को 2 वेक्टर चाहिए कि उनका रिजल्टेंट 0 मिल जाए, ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। ऐसे 2 प्लेन के अंदर कम से कम 4 वेक्टर चाहिए कि उनका रिजल्टेंट 0 बन जाए। अब मेरे पास कितने वेक्टर है, 3, क्योंकि इन दोनों को इकट्ठा कर दिया, 1 2 और 3।
Now these three must be in the same plane so that their resultant is 0. और अगर C एंड D एक ही लाइन के ऊपर है, मान लो C और D ये हैं, तो कहते हैं A एंड B मस्ट बी इन द सेम लाइन। अगर सेम लाइन पे नहीं आएंगे, कोलिनियर नहीं होंगे, तो इनका रिजल्टेंट कभी 0 नहीं मिलेगा। सो इट इज आल्सो ट्रू। रीड कर दो दोबारा से। B plus C must lie in the plane A and D if A and D are not collinear, and in the line of A and D if they are collinear। मैंने ये दो वेक्टर लिए हैं, इन्होंने ये दो वेक्टर लिए, बात तो एक ही है। 8th क्वेश्चन, एक डायग्राम बना के दे रखा है, पिक्चर सा बना देता हूं मैं भी। एक सर्कल बनाया, उसके अंदर 3 लाइनें लगा रखी है, तीनों पे एरो लगा रखे हैं। यहाँ लिखा है A, यहाँ लिखा है B और यहाँ लिखा है C। ये पॉइंट P और ये पॉइंट Q। आप देखते हैं क्या बोलते हैं। 3 गर्ल्स स्केटिंग ऑन ए सर्कुलर आइस ग्राउंड ऑफ रेडियस 200 मीटर। इसकी रेडियस सर्कुलर ट्रैक की 200 मीटर है। स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट P on the edge of the ground and reach point Q diametrally opposite to P following different paths as shown। मतलब एक लड़की यहाँ से गई, एक यहाँ से गई और एक यहाँ से गई स्केटिंग करती हुई। What is the magnitude of the displacement vector for each? तीनों के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। तो तीनों के लिए डिस्प्लेसमेंट तो है सेम। फॉर विच गर्ल इज दिस इक्वल टू द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ स्केट। जो सेकंड गर्ल है बी, उसके लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की वैल्यू सेम है। ए और सी दोनों के लिए डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कम है, डिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है, क्योंकि डिस्टेंस होती है एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन करेंगे अब हम। A cyclist start from the center of a circular park of radius 1 kilometer। इसके अंदर भी सर्कुलर ट्रैक करके दे रखा है, अपने को पिक्चर बना लेते हैं पहले। जो इन्होंने बना के दे रखा है, इसको O बोला है, इसको P और इसको Q। देखो, a cyclist start from the center O of a circular park of radius 1 kilometer। ये रेडियस 1 किलोमीटर है। reaches the edge P of the park, यहाँ पहुँच गया, and then cycles along the circumference and returns to the center along QO as shown। ऐसे घूम के वापस सेंटर पे आ जाता है। If the round trip takes 10 minutes, इस ऐसे पूरा करने में उसको 10 मिनट का टाइम लगा। What is the net displacement, average velocity and average speed of cyclist? 3 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में नेट डिस्प्लेसमेंट ओ से चला था, ऊपर वापस आ गया, नेट डिस्प्लेसमेंट 0। सेकेंड पार्ट एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी होती है नेट डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम टेकन। जब डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वेलोसिटी भी 0 मिलेगी। थर्ड पार्ट एवरेज स्पीड ऑफ द साइक्लिस्ट। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड ओवर टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितना चला वो? O से P पे गया पहले, OP प्लस PQ प्लस QO ओवर टाइम कितना लगा था उसको पूरे प्रोसेस के दौरान? 10 मिनट्स का। मिनट्स में था, अगर सेकंड में करना है तो इनटू 60। अब OP कितना है? OP ये 1 किलोमीटर था, 1 किलोमीटर तो 1000 मीटर कर दिया। PQ कितना है? पूरा होता है 2 पाई आर, उसका ये 1/4 है, तो 1/4 ऑफ 2 पाई आर। आर कितना था? 1000 मीटर, मीटर रहने दो। फिर QO अगेन 1000 मीटर ओवर 600 मीटर पर सेकंड। ये उसकी एवरेज स्पीड आ गई। 9th क्वेश्चन था ये आपका। 10th क्वेश्चन मोटरसाइकिलिस्ट प्रॉब्लम के नाम से एक वीडियो निकाल रखी है इसी वेक्टर्स वाले चैप्टर में, वो देखना आप, मोटरसाइकिलिस्ट प्रॉब्लम। फिर 11th क्वेश्चन ये करते हैं। ए पैसेंजर अराइविंग इन ए न्यू टाउन
जो 10th क्वेश्चन था उसको एक अलग से वीडियो के अंदर मोटरसाइकिलिस्ट प्रॉब्लम के नाम से निकाला था। आप उस वीडियो को देखना, उसके अंदर यही न्यूमेरिकल सॉल्व किया गया है। एमएस प्रॉब्लम है मोटरसाइकिलिस्ट प्रॉब्लम। A passenger arriving in a new town wishes to go from the station to a hotel located 10 km away on a state road from the station। कोई रेलवे स्टेशन है, स्टेशन से ये होटल है और ये 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है। कोई बाहर से नया बंदा आता है, स्टेशन से होटल पे जाना चाहता है, बीच में गैप कितना 10 किलोमीटर का। ए डिसहॉनेस्ट कैबमैन, बेईमान रिक्शा वाला, टेक्स हिम अलोंग द सर्कमफेरेंस पाथ 23 किलोमीटर लॉन्ग। एक रिक्शा वाला मिल गया, वो 23 किलोमीटर घुमाता है उसको और बाद में जाके होटल में छोड़ देता है, क्योंकि उनका तो मीटर जितना घूमेगा उतना बिल बनेगा। एंड रीचेस द होटल इन 28 मिनट्स, और ऐसा करने के लिए वो टाइम कितना कंज्यूम करता है 28 मिनट का। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द टैक्सी? एवरेज स्पीड का मतलब टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड 23 किलोमीटर ओवर टोटल टाइम टेकन 28 मिनट हो जाएगा। इसको हावर में कर लेना, आंसर किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, डिस्प्लेसमेंट तो 10 किलोमीटर रहेगा, तो डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम सेम रहेगा 10/28। 28 को हावर में कन्वर्ट कर लेना। 11th के बाद 12th, रेन इज फॉलिंग। ये भी एक अलग से वीडियो दिया था, अम्ब्रेला प्रॉब्लम। अम्ब्रेला प्रॉब्लम के अंदर यही वाला सम सॉल्व किया हुआ, अच्छी तरह से सॉल्व करना सिखाया हुआ, उसको देखना। फिर 13th, ये न्यूमेरिकल भी अलग से एक वीडियो के अंदर करवाया था। ये कौन सी प्रॉब्लम है? मैन रिवर प्रॉब्लम। ऐसी प्रॉब्लम्स हर एक बुक के अंदर होती है, डिफरेंट डाटा गिवन होता है, तो उनको सॉल्व करने का मेथड एक ही रहता है। वो 3 न्यूमेरिकल इकट्ठे निकालते मैंने यहाँ पर। एक आपके पास रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम, दूसरा मैन रिवर प्रॉब्लम और थर्ड वन वाज मोटरसाइकिलिस्ट प्रॉब्लम। ये तीनों न्यूमेरिकल उसके अंदर सॉल्व किए हुए हैं। तो चैप्टर 4 के एक्सरसाइज 1 to 13 इस वीडियो को देखने के बाद अपनी कॉपी के अंदर कंप्लीट करो। कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को लिखना, बाकी नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे हम लोग। थैंक यू।